हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 6 पे। ओके, और ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो के पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज भी अवेलेबल करा दी जाती है। ओके, और मैथ्स के जो हैंड रिटन नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो जिसने अभी तक परचेज नहीं किया है जल्दी से परचेज करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स के साथ साथ इसकी बेसिक मेथड, ट्रिकी मेथड सब कुछ इसमें अवेलेबल करा दिए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से परचेज करिए, आपके सारे ही एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। यदि किसी भाषा में सबटल को USTBLE के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो स्पीच को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? क्या बोला है आपको क्वेश्चन में? SUBTLE को USTBEL के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीच को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले पता कर लेना है कि इसको जो है ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसने दो दो की पेयरिंग कर ली है। दो दो की पेयरिंग करने के बाद क्या किया है, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले से एक्सचेंज कर दिया, यानी कि यू को आगे कर दिया, एस को पीछे कर दिया। सेम इसी तरह से इसमें भी किया, टी को आगे कर दिया, बी को पीछे कर दिया, और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी है, ई को आगे और एल को पीछे कर दिया। तो इस तरह से इसने कोड बना लिया है। ठीक है, वही काम हमको स्पीच में करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं स्पीच में क्या करना है। सबसे पहले आप स्पीच की स्पेलिंग यहाँ पे रख लो, SPECH। उसके बाद दो दो की पेयरिंग कर लो। दो दो की पेयरिंग करने के बाद इस वाले को आगे करो और इस वाले को पीछे। फिर उसके बाद सेम काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे दोनों ई है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद इसमें भी आपको यही कर लेना है, H और फिर C। ठीक है, तो इसका कोड क्या आ गया? PSEEHC। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्य को एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित करें। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसको आपको अरेंज करना है। तो ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। ठीक है, इसको ऐसा अरेंज करिए कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया सबसे पहले आएगा, यानी कि Q सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा कंप्राइजेज अ वाइड रेंज ऑफ, यानी कि S। फिर उसके बाद आएगा वेदर कंडीशंस अक्रॉस अ वास्ट जियोग्राफिक, यानी कि P। एंड देन सबसे लास्ट में आएगा R। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, देखिए कि बन रहा है कि नहीं सेंटेंस। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज अ वाइड रेंज ऑफ वेदर कंडीशंस अक्रॉस अ वास्ट जियोग्राफिक स्केल एंड वेरिड टोपोग्राफी। ठीक है, तो आपका यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि QSPR जो है ये इसका उचित क्रम होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में जाने से पहले आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश को पढ़ लीजिए। नीचे दी गई आकृति 3 अंतर विभाजक वृत्तों से बनी है, जो कि फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकृति में प्रत्येक क्षेत्र एक छोटे आकार से दर्शाया गया है, जैसे कि ABCDEFGH ये सब स्मॉल लेटर से दर्शाया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इस डायग्राम को देख के आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा क्षेत्र सभी तीनों खेल को खेलने वाले लोगों के समूह को दर्शाता है? तो आइए देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा खेल है जो तीनों खेलों को खेलने वाले समूह को दर्शाता है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी जो है वो तीनों खेल खेलने वाले समूहों को दर्शा रहा है। तो इसमें कोई आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं? तो आपको ऐसा वाला देखना है जिसमें फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, पर क्रिकेट नहीं हो। तो आइए देख लेते हैं ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले लोगों को दर्शाता है परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो लोग। तो सबसे पहले आप देखिए कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में क्या क्या कॉमन है। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में जो है बी और सी कॉमन है, पर क्रिकेट नहीं खेलना है उसको, तो सी को आप लोग क्या करोगे? हटा दोगे। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा क्षेत्र बी। ठीक है, बी क्षेत्र क्या करता है? फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले को दर्शाता है परंतु क्रिकेट नहीं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्षेत्र बी ऐसा है जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले समूह को दर्शाता है परंतु क्रिकेट नहीं खेलने वाले को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या है? यदि किसी विशिष्ट कोड में अकबर को
CMDCT के रूप में लिखा जाता है तो जोधा को कैसे लिखा जाएगा? तो आप लोग सबसे पहले लिख लो अकबर, उसके बाद फिर इसका जो कोड है वो लिख लो CMDCT, ये इसका कोड है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसको इस कोड में कैसे लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे पाओगे कि A के बाद B आता है, फिर B के बाद C आता है, यानी कि एक एक का गैप करके लिखा गया है, ठीक है। चेक कर लीजिए सारा, देखिए A के बाद C आ गया, एक का गैप, K के बाद L फिर M, तो इसमें भी एक का गैप, B के बाद C फिर D, इसमें भी एक का गैप, और A के बाद B फिर C, इसमें भी एक का गैप, और R के बाद S फिर T, तो इसमें भी एक का गैप किया गया है। तो आपको सारे ही लेटर्स में क्या करना है, एक एक का गैप कर देना है और आपका कोड बन जाएगा। तो आइए हम लोग बना लेते हैं जोधा का भी कोड, JODHA। आपको क्या करना है, एक एक का गैप करना है। तो J के बाद क्या आता है बताइए, J के बाद K आता है, फिर L आता है, O के बाद क्या आता है P, फिर Q, D के बाद क्या आता है E, फिर उसके बाद आता है F। ओके, सारा चीज़ क्लियर हो रहा है। H के बाद I के बाद फिर J। तो आपको एक एक का गैप करते जाना है, और A के बाद क्या आएगा, तो A के बाद आ जाएगा C। तो आपका जो कोड होगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया, यानी कि LQFJC जो है वो जोधा का कोड हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, H2O, हाइड्रोजन, KOH, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जिस प्रकार हाइड्रोजन का रिलेशन H2O से है, सेम उसी प्रकार इन चारों में से किसका रिलेशन KOH के साथ होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ढंग से देखोगे तो ये समझ में आ रहा होगा कि H2O में जो H होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो H2O में जो H होता है ये होता है हाइड्रोजन, और O क्या होता है, तो O होता है ऑक्सीजन। तो आपको सेकंड वाले पे नहीं जाना है, आपको फर्स्ट वाले के साथ रिलेशन दिया है, यानी कि फर्स्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। तो सेम इसी तरह से इस वाले में KOH में फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो KOH में K क्या है, तो K होता है पोटेशियम, इसलिए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। H को रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन से, और K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो K रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेशियम को, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है UO क्वेश्चन मार्क फिर EA दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। इसको ऐसा अरेंजमेंट करिए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आप लोग फिल कर सको। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि +1 करना है, -1 करना है, या फिर +2 करना है, +3 करना है। इस तरह का दिमाग मत लगाइए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में दिया गया है, सिंपल से आपको वोवेल दे दिए गए हैं, ठीक है। AEIOU ये वोवेल दे दिए गए हैं, तो इसमें कोई आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दे के जाइएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें वोवेल दिए गए थे, सिंपली आपको फिल कर देना है AEIOU, और आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत यानी कि ऑड वन को चुनें। तो देखिए हम लोग इसको पहले तो अरेंज कर लेते हैं। ENNI लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा अरेंजमेंट होने के बाद, तो ये आ जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पे क्या है NEO, यानी कि ये लिखा हुआ है 1। उसके बाद देखिए क्या है, तो ये लिखा हुआ है पाइप। फिर लास्ट में ऑप्शन डी पे क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 3, यानी कि THREE। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 3। तो आप लोग इसमें से ऑड वन को चुनो, कौन सा है ऑड वन, तो ये हो जाएगा पाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के सारे क्या हैं, तो ये नंबर्स दिए गए हैं 9, 1, 3, जबकि पाइप जो है वो कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। नीचे दी गई जानकारी पर विचार करें और इस पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे आपको 4 कलर के बॉक्स दिए हैं। ये 4 कलर कौन कौन से हैं, तो ये हैं ब्लू, ग्रीन, ओके, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड वाइट। ये 5 प्रकार के आपको बॉक्स दिए गए हैं। उसके बाद इसका निर्देश पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करिए। काला बॉक्स अंतिम किनारों पे नहीं है, तो इन दोनों साइड पे क्या होगा, ब्लैक नहीं होगा, ये आपको कंफर्म हो गया। अब बची ये 3 पोजीशन, इन तीनों पे ब्लैक कहीं पे भी हो सकता है। नेक्स्ट पढ़िए, सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है। सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से यानी कि इधर से सेकेंड है, तो ये हो गया वाइट की पोजीशन। अब आपको तो एकदम कंफर्म हो गया कि ब्लैक या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक नहीं हो सकता, क्वेश्चन में बोल दिया है दोनों साइड में, और वाइट यहाँ पे फिल हो गया है, तो इन दोनों जगह पे ब्लैक हो सकता है। लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है। अब देखिए ब्लैक की पोजीशन तो फिक्स कैसी करनी पड़ेगी हमको,
बोला है लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स होगा। अगर हम यहाँ पे ब्लैक को फिल करते हैं, यहाँ पे रेड को फिल करते हैं, तो देखिए इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स आ रहा है। या तो यहाँ पे आप लोग रेड को फिल कर लो, तो भी इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सिर्फ एक ही बॉक्स आएगा। जबकि आपको क्या करना है, ब्लैक और रेड के बीच में 2 बॉक्स बनाने हैं। इसलिए आपको ब्लैक यहाँ से हटा करके, आप लोगों को रेड यहाँ से हटा करके ब्लैक की पोजीशन कहाँ फिल करनी पड़ेगी, तो ब्लैक को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें फिक्स हो गई। अब देखिए नीले और लाल बॉक्स के बीच में एक बॉक्स है, तो ये रेड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ब्लू कर देना है। ये ब्लू है और ये ब्लैक है। ठीक है, अब एक क्या बच गया, तो एक बच गया ग्रीन, इसको आप लोग यहाँ पे फिल कर दो। हो गया, समझ में आया। सबसे पहले बोला था काला बॉक्स अंतिम किनारों पे नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे नहीं रखना था, ये हमें पता था। उसके बाद आपको वाइट की लोकेशन दे दी गई थी, वाइट को हमने फिल कर लिया। फिर बोला था कि लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स है, तो आपको लाल और काले वाले को ऐसा अरेंज करना है कि इनके बीच में 2 बॉक्स जो है वो आ जाएं। तो अरेंज कर लिया। उसके बाद नीले और लाल बॉक्स के बीच में एक बॉक्स है, तो ये भी बोल दिया, जिससे कि ब्लू की लोकेशन यहाँ पे फिक्स हो गई। तो यहाँ पे ब्लू होगा और यहाँ पे रेड होगा, जिससे कि इसके बीच में एक बॉक्स वाइट जो है वो बच जाए। क्लियर हो गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स बीच में है, तो बीच में कौन सा है, तो ब्लू है। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नीला वाला बीच में है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। बाएं से पहला बॉक्स कौन सा है, तो अगर आप बाएं से देखोगे तो बाएं से पहला कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि हरा बॉक्स जो है वो बाएं से पहला है। सारा चीज क्लियर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, तो आपको दिखेगा ये रहा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके स्थान पे क्या भरा जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लोग देख लो, पहले वाले में ए है, फिर उसके बाद डी है, फिर उसके बाद जी है। उसके बाद देखिए इस वाले में एस है, फिर वी है, फिर जेड है, यानी कि 2-2 का गैप है। ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। ठीक है, तो 2-2 का गैप करोगे आप लोग, तो इसके बाद फिल करते जाओगे। इसके बाद देखिए डी के बाद ई एफ आता है, फिर उसके बाद जी है, तो इन दोनों का गैप करके ये तीसरा वाला नंबर भरा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको इसमें भी अरेंज कर लेना है, और आपका यहाँ पे इसके जगह पे अल्फ़ाबेट कौन सा होगा ये फिक्स हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेंगे कि नंबरिंग में कैसे करना है। अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, जे लिख लिया, जे के बाद क्या आता है के एल, फिर आता है एम, यानी कि आपको 2 का गैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे के बाद एम आ जाएगा। तो अल्फ़ाबेट आपको पता चल गया, एम फिल करना है। तो आपको ऑप्शन में कोई दिख रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे यहाँ पे भी दिया होता M14, 2-2 अल्फ़ाबेट सेम दिख जाते, तो आपको नंबर भी फाइंड आउट करना था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि नंबरिंग में भी ये कैसे आया है। तो नंबरिंग में देखिए क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले का जो नंबर है और लास्ट वाले का जो नंबर है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 7 + 11 को हमने जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, तो आपका कितना आ जाएगा, 18 / 2, यानी कि 9 आ जाएगा। तो देखिए इस वाले में 9 लिखा है। उसी तरह से आपको इसमें भी कर लेना है, 9 और 13 को ऐड कर लीजिए और डिवाइड करिए 2 से। ठीक है, 9 और 13 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 22, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 11। यहाँ पे 11 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, M11। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, यदि L दर्शाता है प्लस को, M दर्शाता है माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन को, और N दर्शाता है गुणे को, तो आपको क्या करना है, 10N4 L4 N4 M6 का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जितनी भी यहाँ पे N की जगह पे साइन बोला है वो रखना है, L की जगह पे जो बोला है वो रखते जाना है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए करते हैं। 10, फिर उसके बाद N क्या है, मल्टीप्लाई को दर्शाता है, इन दोनों के बीच में आपको ब्रैकेट लगा हुआ क्वेश्चन में दिया है। फिर उसके बाद एडिशन लिखा हुआ है, यानी कि L है। फिर उसके बाद ब्रैकेट है 4N4, यानी कि 4 × 4 है, और फिर उसके बाद आपको M दिया गया है, यानी कि सब्ट्रैक्शन है, और फिर उसके बाद 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 10 × 4 40, और 4 × 4 कितना हो गया, तो 16 हो गया, और माइनस हमको करना है 6। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 40 + 16 करेंगे तो 56 हो गया, और 56 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो 50 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। पर 13 को देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष दिया है, और आपको निष्कर्ष में से देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा नहीं सही है। तो सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये आपको कथन दिया है। ठीक है, निष्कर्ष को पढ़िए, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। तो देखिए ये चीज़ आपका स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जितने भी सभी स्वस्थ व्यक्ति सुबह की सैर के लिए जाते हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, ये तो ठीक है,
पर सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं, यहाँ से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका ये निष्कर्ष करेक्ट नहीं होगा। दूसरा पढ़िए, शाम की सैर हानिकारक है, तो इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, इसलिए इसके ये भी निष्कर्ष गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका यही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था। तो जब भी देखिए आपको ईयर वाले क्वेश्चन देंगे ना, तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। और लीप ईयर को कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए 2012 है, तो 2012 हमको चेक करना है ये लीप ईयर है या नहीं। तो आप लोग इसको 4 से विभाजित करो, ठीक है, 4 से भाग दो। अगर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, नहीं कैंसिल होगा तो लीप ईयर नहीं होगा। तो हमने इसको कैंसिल किया, 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12 हो गया, यानी कि ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसलिए 2012 जो है वो लीप ईयर है। ठीक है, 2012 क्या है, तो 2012 लीप ईयर है। अगर 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो 2011 में 2 दिन की कमी होगी, इसलिए अंतिम दिन इसका क्या हो जाएगा, फरवरी 2011 का अंतिम दिन जो होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी सोमवार होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, फरवरी की ही बात हो रही है और लीप ईयर था ये वाला तो लीप ईयर है नहीं, क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं होगा। तो फरवरी 2012 का अगर अंतिम दिन बुधवार था जो कि लीप ईयर था, तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन हो जाएगा सोमवार, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है और इसमें 2 दिन की कमी हो जाएगी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से भिन्न चित्र की पहचान करें। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जो इन सभी में आपको डिफरेंट दिख रहा है, उसी की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो देखिए फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इसमें ये जो ब्लॉक्स दिए गए हैं, ठीक है, इसमें जो भी जिस भी टाइप के ब्लॉक्स हैं इन सभी में देखिए ब्लैक से ये फिल है, कलर्ड है, बट सेकेंड वाले में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो आपका यही आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी, सेकेंड वाला क्या है, ये इन सभी से डिफरेंट है। ठीक है, तो होप्स तो आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।